नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस और जादुई घड़े। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। करणपुर राज्य की राजकुमारी कनक सुंदरी अत्यंत रूपवती तो थी ही, साथ ही बुद्धिमान भी बहुत थी। जब भी उसके पिता राजा किरीट देव किसी उलझन में फंसते, कनक सुंदरी बड़ी बुद्धिमानी से उनकी समस्या सुलझा देती। राजा किरीट देव अपनी पुत्री पर बहुत नाज करते थे। बेटी, हमें गर्व है कि तुम जैसी बहादुर और बुद्धिमान पुत्री हमारे कुल में उत्पन्न हुई। जब लोग तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी की चर्चा हमसे करते हैं तो हमारी छाती गर्व से फूल जाती है। पिताजी महाराज, आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि व्यर्थ की प्रशंसा से मेरा दिमाग खराब हो जाए। बेटी, महाराज ठीक कह रहे हैं, तुम हो ही प्रशंसा करने के योग्य। एक दिन राजकुमारी कनक सुंदरी शिकार खेलने वन में गई। घोड़ा बुरी तरह हाँफ रहा है, लगता है ये प्यासा है। वो घोड़े को नदी की तरफ ले आई। प्यासा घोड़ा पानी पीने लगा। तभी, कौन हो तुम जो इस नदी में घोड़े को पानी पिला रही हो? आवाज सुनकर कनक सुंदरी ने पलट कर देखा। आप इस प्रकार पूछने वाले कौन होते हैं? मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ये नदी प्रीतनगर की सीमा में बहती है और आप मुझे प्रीतनगर की निवासी प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो सुनो, मैं करणपुर की राजकुमारी कनक सुंदरी हूँ। मेरा घोड़ा प्यासा था। क्या प्यासे पशु को पानी पिलाना अपराध है? पानी पिलाना तो अपराध नहीं है, पर करणपुर और प्रीतनगर के राजाओं में जो शत्रुता है, उसके कारण आपका प्रीतनगर की सीमा में प्रवेश करना अपराध माना जाएगा। मैं चाहूँ तो दंड स्वरूप आपका यह घोड़ा छीन सकता हूँ। अच्छा, जरा छीन कर तो दिखाइए। कहते हुए राजकुमारी कनक सुंदरी ने तलवार खींच ली। ये देख, आज तक कानों से ही आपकी बहादुरी के बारे में सुना था। आज प्रत्यक्ष आंखों से देखने के पश्चात विश्वास हो गया है कि आप बहादुर होने के साथ साथ निडर भी हैं। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। मुझे क्षमा करने वाले तुम कौन हो? मैं प्रीतनगर राज्य का राजकुमार जय सिंह हूँ। ओह, तो ये है वो जय सिंह जिसकी शूरवीरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। फिर कनक सुंदरी ने जय सिंह से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगी। राजकुमारी, जरा रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कनक सुंदरी रुक गई। राजकुमारी कनक सुंदरी, तुमसे भेंट करने की मेरी बहुत इच्छा थी। आज वो इच्छा पूरी हो गई। मेरी एक इच्छा और है। यदि तुम चाहो तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा किस प्रकार पूरी कर सकती हूँ? तुम्हारी इच्छा कौन सी है? राजकुमारी, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? राजकुमार, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि हम शत्रु हैं। दरअसल शत्रु मैं और आप नहीं हैं। शत्रु हमारे पूर्वज थे। हम दोनों चाहें तो उस शत्रुता को मित्रता में बदल सकते हैं। जय सिंह की बात का मतलब समझकर राजकुमारी कनक सुंदरी के मुंह पर लज्जा की लाली तैर गई। तुम्हारे शर्माने को क्या मैं तुम्हारी स्वीकृति समझूं राजकुमारी? जय सिंह की बात सुनकर कनक सुंदरी ने पलकें ऊपर उठाई। राजकुमार, आपको पति के रूप में वरण करके मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन फिर भी ये संबंध मेरे पिता की स्वीकृति से हो सकेगा। मैं यहाँ से जाकर उन्हें आपके बारे में बताऊंगी। यदि वो सहमत हो गए तो दूत द्वारा आपको अपनी स्वीकृति की सूचना भिजवा दूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं भी अपने राज्य जाकर अपने पिता को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि हम दोनों के पिता अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर हमारा विवाह अवश्य कर देंगे। कनक सुंदरी उसी समय राजकुमार जय सिंह से विदा लेकर अपने राज्य वापस लौट गई। इधर राजकुमार जय सिंह अपने राज्य वापस लौटा और सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो युवराज,
क्या बात है? पिताजी महाराज, मैं करणपुर की राजकुमारी कनक सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो युवराज? कनक सुंदरी से तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? वो हमारी शत्रु की बेटी है। पिताजी महाराज, पूर्वजों से चली आ रही शत्रुता आप मिटाना क्यों नहीं चाहते? दोनों राज्यों की आपस में शत्रुता का फायदा उठाकर आसपास के छोटे छोटे राजा समय समय पर हमला करते रहते हैं। पिताजी महाराज, इस शत्रुता को मिटाकर हमारा नुकसान नहीं फायदा ही होगा। राजकुमारी कनक सुंदरी बहुत बहादुर एवं साहसी है। हम जानते हैं कि कनक सुंदरी बहुत बुद्धिमान है, पर क्या राजा किरीटदेव अपनी पुत्री का विवाह अपने जानी दुश्मन के पुत्र के साथ करने को तैयार होगा? उनकी स्वीकृति से पहले आपकी स्वीकृति आवश्यक है पिताजी महाराज। तो सुनो, अगर राजा किरीटदेव स्वयं अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर हमारे पास आए तो हम ये रिश्ता स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा नहीं। उधर करणपुर के राजमहल में महारानी राजकुमारी कनक सुंदरी जब से शिकार करके वापस लौटी है तब से कुछ गुमसुम सी है। क्या उसने तुम्हें अपनी उदासी का कारण बताया है? नहीं महाराज। तो जाओ, जाकर कनक सुंदरी से उसकी उदासी का कारण पूछो और हमें सूचना दो। जी महाराज। महारानी रूप सुंदरी उसी समय कनक सुंदरी के पास पहुंची। माँ, आप? बेटी, क्या बात है? तुम जब से शिकार करके लौटी हो तब से एक बार भी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली हो। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी उधेड़ बूंद में हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हुआ है। बेटी, मेरा अनुभवी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम जरूर कोई बात हमसे छिपा रही हो। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या अब तुम्हें हम पर भरोसा नहीं रहा? यह आप क्या कह रही हैं माँ? तो फिर बताओ, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण तुम इस प्रकार अपने कक्ष में गुमसुम पड़ी हुई हो? तो सुनो माँ, मैंने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। क्या? कौन है वो? माँ, वो प्रीतनगर का राजकुमार जयसिंह है। लेकिन प्रीतनगर वालों से तो हमारी खानदानी शत्रुता है। भला उस ध भला उस घराने में तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? माँ, मैं एक भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी एक बार जिसको अपना पति मान लेती है वही उसका पति बन सकता है। मेरा विवाह यदि होगा तो केवल राजकुमार जयसिंह से, अन्यथा मैं आजन्म कुमारी रहूंगी। ओह! चिंता में डूबी हुई महारानी रूपसुंदरी राजा किरीटदेव के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। क्या कहा? राजकुमारी कनक सुंदरी प्रीतनगर के युवराज से विवाह करना चाहती है? हाँ महाराज। इसका मतलब है कि राजकुमारी कनक सुंदरी ने हमारे लाड़ प्यार का गलत फायदा उठाया है। वह हमारे शत्रु के बेटे से विवाह करना चाहती है। ऐसा कदापि नहीं होगा महाराज। कनक सुंदरी बहुत जिद्दी है। वो जान पर खेल जाएगी पर अपनी जीत पर से नहीं हटेगी। महारानी, ऐसी जिद्दी लड़की की हमें कोई परवाह नहीं है। बेशक वो मर जाए पर हम उसकी बात कभी नहीं मानेंगे महाराज। उस शाम जब भोजन लेकर दासिया राजकुमारी कनक सुंदरी के कक्ष में पहुंची, भोजन वापस ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। जी राजकुमारी जी। दासिया भोजन वापस ले गई। इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन बीत गए, लेकिन कनक सुंदरी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। छठे दिन भूख के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। राजवैद्य ने उसका निरीक्षण किया। राजवैद्य जी, जैसी भी हो हमारी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, राजकुमारी को कोई रोग नहीं है। अगर ये भोजन ग्रहण कर ले तो इसकी हालत ठीक हो सकती है, अन्यथा नहीं। राजवैद्य के परामर्श पर किरीटदेव ने कनक सुंदरी से कहा, बेटी कनक सुंदरी, उठो, थोड़ा सा भोजन कर लो। पिताजी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं अन्न का एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं डालूंगी, कहकर कनक सुंदरी ने आंखें मूंद ली। तब राजवैद्य के इशारे पर राजा किरीटदेव कक्ष से बाहर आए। महाराज,
अगर आज शाम तक राजकुमारी कनक सुंदरी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो ये बचेगी नहीं। ऐसी अवस्था में आप राजकुमारी की जो भी इच्छा है मान लीजिए। ओह, कनक सुंदरी ने हमें ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। सोच लीजिए महाराज, राजकुमारी आपकी इकलौती संतान है। ऐसी विदुषी और बहादुर लड़की आपके कुल में पुनः जन्म नहीं लेगी। राजवैद्य जी, कनक सुंदरी प्रीतनगर के युवराज से विवाह करना चाहती है और प्रीतनगर वालों से हमारी पुरानी शत्रुता है। अब आप ही बताइए, शत्रु के बेटे से हम राजकुमारी का विवाह कैसे करें। महाराज, शत्रुता को भुला दीजिए और जैसे भी हो राजकुमारी कनक सुंदरी के प्राण बचाने की कोशिश कीजिए। राजवैद्य के बहुत समझाने पर किरीट देव कनक सुंदरी के पास आया। बेटी, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह राजकुमार जय सिंह से ही होगा। आप सच कह रहे हैं पिताजी महाराज? हाँ बेटी, अब जल्दी से उठो और अन्न जल ग्रहण करो। जी पिताजी महाराज। तब कनक सुंदरी झटपट उठी और उसने भोजन ग्रहण किया। दूसरे दिन राजा किरीट देव प्रीतनगर पहुँचे। प्रीत सिंह जी, हम अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए हैं। पुरानी शत्रुता भुलाकर उसे अपनी पुत्र वधू बनाना स्वीकार कीजिए। हमें ये रिश्ता स्वीकार है किरीट देव जी। तब दोनों राजा आपस में गले मिले। आज से हम पुरानी शत्रुता भुलाकर संबंधी हो गए हैं। कनक सुंदरी जैसे पुत्र वधू पाकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ किरीट देव जी। फिर उचित शुभ मुहूर्त में राजकुमारी कनक सुंदरी और युवराज जयसिंह का विवाह हो गया और राजकुमारी कनक सुंदरी दुल्हन बनकर प्रीतनगर आ गई। जिस दिन कनक सुंदरी वधू बनकर प्रीतनगर आई, उसी दिन प्रीतनगर के राज दरबार में न्याय करने के लिए एक विचित्र मामला आया। महाराज, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय विचित्र प्रकार की वसीयत की है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वसीयत के अनुसार हम चारों आपस में बंटवारा किस प्रकार करें। आप हमारा न्याय कीजिए। राजा प्रीत सिंह ने उस आदमी से वसीयत लेकर पढ़ी। मैं सेठ मुक्कन दास पूरे होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद अगर मेरे चारों पुत्रों में नहीं बने तो वे वसीयत के अनुसार बंटवारा कर सकते हैं। मेरी हवेली के आंगन में स्थित चारों खंभे के नीचे चारों पुत्री की संपत्ति अलग अलग घड़ों में दबी हुई है। उत्तर दिशा की ओर वाले खंभे के नीचे बड़े बेटे की संपत्ति है, दक्षिण स्तंभ के नीचे उससे छोटे की और पूर्व दिशा में उससे छोटे की संपत्ति दबी है। सबसे छोटे लड़की की संपत्ति पश्चिम दिशा वाले खंभे के नीचे रखी हुई है। सेठ मुक्कन दास। वसीयत पढ़कर उन्होंने मुक्कन दास के बड़े बेटे जगदीश से पूछा, क्या तुम लोगों ने अपने आंगन में स्थित चारों खंभों को खोदकर अपने अपने चारों घड़े निकाल लिए? जी महाराज। उन चारों घड़ों को खोलने पर उसमें से क्या निकला? महाराज, मेरे घड़े में तो पशुओं की हड्डियों और चमड़ा भरा हुआ है। क्या? हाँ महाराज, मेरे से छोटे गोविंद के घड़े में धूल मिट्टी और उससे छोटे श्याम के घड़े में रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों की कतरनी भरी थी। और तुम्हारे सबसे छोटे भाई राघव के घड़े में क्या निकला, ये तो तुमने बताया ही नहीं। महाराज, उसके घड़े में हीरे जवाहरात और कीमती स्वर्ण मुद्राएं एवं कुछ पुस्तकें थी। हमें ये जानकर अत्यंत दुख हुआ कि हमारे पिता ने हम तीनों भाइयों के साथ इस प्रकार पक्षपात क्यों किया। प्रीत सिंह सोच में पड़ गए। तब गोविंद ने आगे बढ़कर उनसे कहा, महाराज, आप बुद्धिमान हैं, अब आप ही हम तीनों भाइयों का न्याय कीजिए। बड़ा विचित्र मामला है, इनका न्याय किस प्रकार करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सोचकर उन्होंने उन चारों से कहा, तुम चारों कल पुनः दरबार में आना, तब हम तुम्हारा बंटवारा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। उस शाम जब राजा प्रीत सिंह राजमहल में वापस लौटे तो सोच में डूबे हुए थे। सेठ मुक्कनदास के चारों पुत्रों का बंटवारा किस प्रकार होगा, ऐसी विचित्र वसीयत करने के मुक्कनदास को भला क्या सोची। वे उदास से अपने कक्ष में आकर लेट गए। तभी कनक सुंदरी और जयसिंह ने कक्ष में प्रवेश किया। क्या बात है पिताजी महाराज,
आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जय सिंह, आज दरबार में एक विचित्र प्रकार का मामला आया है जिसका हमें न्याय करना है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस मामले का फैसला हम किस प्रकार करेंगे। तब प्रीत सिंह ने जय सिंह को मुक्कनदास की विचित्र वसीयत के बारे में बताया। सारी बात जानकर, ये तो सचमुच ही विचित्र मामला है जय सिंह, अगर हम कल उचित प्रकार से इस मामले का फैसला नहीं कर सकें तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। कनक सुंदरी अभी तक चुप बैठी थी। कुछ सोचकर उसने प्रीत सिंह से कहा, पिताजी महाराज, आप तो व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। ये मामला तो बिल्कुल सीधा साधा है। क्या तुम बता सकती हो कि सेठ मुक्कनदास के चारों पुत्रों का बंटवारा किस प्रकार होगा? हाँ पिताजी महाराज, सेठ मुक्कनदास ने जिस प्रकार वसीयत लिखी है उसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। मैं उस गूढ़ अर्थ को आपको बताती हूँ। तब कनक सुंदरी ने प्रीत सिंह को उन गूढ़ बातों का अर्थ समझाया। कनक सुंदरी की बातें सुनकर, बेटी कनक सुंदरी, तुम सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो। तुमने जिस सरलता से ये उलझे हुए मामले को सुलझाया है, ये देखकर हम दंग हैं। हम तुम्हारे बताए अनुसार ही कल दरबार में उन चारों भाइयों का बंटवारा करेंगे। सचमुच कनक सुंदरी, तुम बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाली हो। अपनी प्रशंसा सुनकर कनक सुंदरी ने नजरें झुका ली। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो सेठ मुक्कनदास के चारों पुत्र दरबार में उपस्थित थे। राजा प्रीत सिंह ने सेठ के पुत्र गोविंद से पूछा, तुम्हारे पिता क्या व्यापार करते थे? हमारे पिता के कई तरह के व्यापार थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके व्यापार फैले हुए हैं। क्या वे जमीनों का व्यापार भी करते थे? जी महाराज, जमीनों का उनका बहुत बड़ा व्यापार था। उनके जमीनों की कुल आमदनी तो लाखों करोड़ों में होगी। जी महाराज। तो जाओ, अपनी ज़मीनों को जाकर देखो और अपनी ज़मीनों की संपत्ति का पता लगाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घड़े में धूल मिट्टी भरकर दर्शाया है कि वो अपनी सारी ज़मीनें तुम्हें दे गए हैं। अच्छा महाराज। गोविंद प्रसन्न हो हाथ जोड़कर एक और खड़ा हो गया। तब प्रीत सिंह ने जगदीश से पूछा, क्या आपके पिता पशुओं का भी व्यापार करते थे? जी महाराज, जहाँ भी कहीं उन्हें अच्छे पशु मिलते थे वे इन्हें खरीदकर अच्छे दामों पर बेचते थे। मैं समझता हूँ उनकी ये संपत्ति भी लाखों में होगी। होनी तो चाहिए महाराज। तो जाओ, जाकर पता लगाओ। अपने पिता अपने पशुधन का सारा अधिकार आपके पिता अपने पशुधन का सारा अधिकार आपको सौंप गए हैं। तब जगदीश भी प्रसन्नता में डूबा हुआ हाथ जोड़कर एक और खड़ा हो गया। तब प्रीत सिंह ने तीसरे भाई श्याम से पूछा, क्या आपके पिता रेशम का व्यापार करते थे? जी महाराज, मेरे पिता बनारस, मुर्शिदाबाद, तंजौर और कांचीवरम आदि की रेशम के पारखी और व्यापारी थे। उनकी ये संपत्ति कितनी होगी? मेरे अनुमान से ये संपत्ति लाखों में होनी चाहिए। तो तुम जाकर अपने पिता का रेशम का व्यापार संभालो। तुम्हारे घर में रेशम के कपड़े के टुकड़े तुम्हारे घड़े में रेशम के टुकड़े भरकर तुम्हारे पिता ने यही दर्शाया है। जी महाराज। तब उन्होंने मुक्कनदास के छोटे बेटे से कहा, राघव, चूंकि तुम अभी नाबालिग हो और विद्या अध्ययन कर रहे हो, इसलिए जब तक तुम विद्या अध्ययन करके अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक के तुम्हारे भरण पोषण के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घड़े में धन और हीरे जवाहरात भरे हैं। जाओ, विद्या अध्ययन करो और पिता के द्वारा दी गई पुस्तकों को पढ़ो। जी महाराज। राजा का न्याय देखकर सब लोग वाह वाह कर उठे। तब जगदीश ने हाथ जोड़कर प्रीत सिंह से कहा, महाराज, आपने हमारा उचित न्याय करके हमें आपस में झगड़ा करने से बचा लिया है। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। तुम लोगों के पिता ने अपनी वसीयत ठीक ही लिखी थी। आपके इतने लंबे फैले हुए तरह तरह के व्यापार और संपत्ति को तुम्हारे पिता ने जिस समझदारी और सूझबूझ से तुम चारों भाइयों में बांटा है वो प्रशंसा के योग्य है। जाओ, उनकी वसीयत के अनुसार बंटवारा करके प्रसन्नतापूर्वक रहो। प्रीत सिंह खुशी खुशी राजमहल लौटे। बेटी कनक सुंदरी, तुम्हारे कहे अनुसार ही हमने उन चारों भाइयों का न्याय कर दिया। हमारा फैसला सुनकर सभी लोग वाह वाह कर उठे। आज
हम इस बात को मानते हैं कि हमने तुम्हें अपनी पुत्र वधू बनाकर कोई भूल नहीं की है। इस प्रकार राजा प्रीत सिंह और युवराज जय सिंह कनक सुंदरी की बुद्धि का लोहा मान गए। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा प्रीत सिंह को लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया। पिताजी महाराज, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजा प्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दूसरे दिन ही युवराज जय सिंह का राज्य अभिषेक कर दिया गया। हम शपथ लेते हैं कि अपने स्वर्गीय पिताजी महाराज की तरह हम भी अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखेंगे। राजा जय सिंह अमर रहे। राजा जय सिंह सुचारू रूप से राजकार्य चलाने लगे। एक रात्रि को जब वो अपने सैन्य कक्ष में सो रहे थे, अर्धरात्रि बीत गई है, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। कनक सुंदरी बेचैनी से करवटें बदलने लगी। तभी, अरे ये छाया कौन है? दूसरे ही क्षण, कौन हो तुम? कनक सुंदरी की आवाज़ सुनकर छाया ठिठक गई। उसने कनक सुंदरी से कहा, मैं अहंकार हूँ और राजा जय सिंह के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? अहंकार के बिना राजा कैसा? जय सिंह अब राजा बन गए हैं, इसलिए अब मुझे उनके मस्तिष्क में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा लो। अहंकार, इस समय तुम अपने मद में चूर हो, इसलिए इस समय मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर इतना ज़रूर कहती हूँ, एक दिन तुम्हें मुंह की खाकर राजा जय सिंह के मस्तिष्क से निकलना पड़ेगा। तब की तब देखी जाएगी, कहकर छाया आगे बढ़ी और धीरे धीरे सोए हुए राजा जय सिंह के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। दूसरे दिन जब राजा जय सिंह सोकर उठा, महाराज, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार अपनी किरणें बिखेरे रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा यश चारों ओर फैला हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है महारानी? महाराज, बुरा न माने, पृथ्वी सूरवीरों से खाली नहीं है। आप वीर हैं, प्रतापी हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पृथ्वी पर और कोई वीर और प्रतापी नहीं है। आपसे बढ़कर सूरवीर राजा भी अवश्य होंगे। ये सुनकर जयसिंह क्रोध में भर उठा। फिर किसी तरह क्रोध पर काबू करके कनक सुंदरी से बोला, तुम्हारे विचार से सबसे अधिक वीर, प्रतापी एवं बुद्धिमान राजा कौन सा है? मेरे पिताजी महाराज किरीटदेव अक्सर पूर्व में कालागढ़ के राजा भानु प्रताप की वीरता एवं बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। वो अत्यंत धनवान है। जिस प्रकार से वो लड़ता है, वो मौत बनकर रण क्षेत्र में लहराती है। मेरे विचार से वही हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक वीर और समृद्धशाली राजा। महारानी, ऐसा कहकर तुमने हमारा अपमान किया है। हम प्रण करते हैं कि हम तुम्हारी बात का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आसपास के सभी राजाओं को जीतकर हम तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनकर दिखाएंगे और साथ ही राजा भानु प्रताप को हराकर तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर करेंगे। महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर अहंकार आ गया है। उसी अहंकार के कारण आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसी अहंकार के कारण आप में चक्रवर्ती राजा बनने की तृष्णा जाग उठी है। ये तृष्णा ठीक नहीं है। किसी वस्तु की तृष्णा करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी वस्तु की तृष्णा करना कोई बुरी बात नहीं है। महाराज, आपके पास ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, उसके अलावा और तृष्णा करना उचित नहीं है। कृपया अपना विचार त्याग दीजिए। महारानी, हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तुमने हमें ललकार कर हमारे हृदय में जो चक्रवर्ती राजा बनने की तृष्णा जगा दी है, अब वो मिटेगी नहीं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, पर मैं आपको इस तृष्णा की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपया करके उसे ध्यान से सुनिए और उस पर मनन कीजिए। मैं समझती हूँ कहानी सुनने के पश्चात आपके विचार बदल जाएंगे। जरा हम भी तो सुने कि तुम हमें कौन सी कहानी सुनाने जा रही हो। तो सुनिए महाराज, बहुत समय पहले की बात है। कौशलपुर राज्य में मनसुख नाम का एक नाई रहता था। वो कौशलपुर के राजा कौशलेंद्र का राजकीय नाई था। राजा उसे अच्छा वेतन देता था, फिर भी नाई के मन को चैन न था। वो हमेशा सोचता, काश मेरे पास खूब धन होता, तब मैं अपनी पत्नी फुलवा को अच्छे अच्छे गहने बना कर देता,
और खूब ठाट बाट से जीवन व्यतीत करता। ये सोच वो हर माह पैसे बचाने लगा। एक दिन वो बाजार जाकर फुलवा के लिए सोने का हार ले आया। हार हार पहनकर मैं कैसी लग रही हूँ? अब तुम किसी धनी परिवार की महिला लग रही हो। काश कुछ और गहने तुम्हारे पास होते तो मजा आ जाता। अब मनसुख इसी सोच विचार में रहने लगा। सोना और गहने किस प्रकार इकट्ठे किए जाएं। कोई ऐसी जुगत भिड़ानी चाहिए जिससे मैं फटाफट मालामाल हो जाऊं। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो हे भगवान, कहीं से मुझे ढेर सारा सोना मिल जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सोचता हुआ वो जा ही रहा था कि कौन हो तुम? मैं इस जंगल में रहने वाला मुद्रा राक्षस हूँ। क्या तुम्हें सोना चाहिए? क्या तुम मुझे सोना दे सकते हो? क्यों नहीं, आज अपने घर जाकर भीतर वाली कोठरी में देखना, तुम्हें सोने से भरे 5 घड़े मिलेंगे। इतना कहकर मुद्रा राक्षस अदृश्य हो गया। मनसुख नाई दौड़ा दौड़ा घर आया। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों हाँप रहे हो? क्या दौड़ लगाकर घर तक आए हो? फुलवा, जरा मेरे साथ भीतर वाली कोठरी में तो चलना। जब वे दोनों कोठरी में पहुंचे, अरे ये 5 घड़े कहाँ से आए? मैंने तो इस कोठरी में कभी भी घड़े नहीं रखे थे। लगता है मुद्रा राक्षस सच ही कह रहा था। अब मुझे ये घड़े खोलकर देखने चाहिए। मनसुख ने पहला घड़ा खोला तो वह हर्षित हो उठा। आहा, इसमें तो सचमुच ही सोना भरा हुआ है। प्रसन्नता में डूबे हुए मनसुख ने 3 और घड़े खोल डाले। उसमें भी सोना भरा था। लेकिन जैसे उसने 5वां घड़ा खोला, अरे ये क्या, ये घड़ा तो आधा खाली है। अगर ये घड़ा भी पूरा भरा हुआ होता तो कितना अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह इस घड़े को भी पूरा भर कर रहूँगा। फुलवा के बार बार पूछने पर उसने उसे बताया कि उसे मुद्रा राक्षस ने ये 5 घड़े दिए हैं। दूसरे दिन वो फुलवा के गहने लेकर सुनार के पास पहुंचा। भाई, इन आभूषणों को गलाकर सोने की मुद्राओं में परिवर्तित कर दो। ठीक है, अभी किए देता हूँ। सुनार ने गहनों को गलाकर सोने की स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया। स्वर्ण मुद्रा लेकर मनसुख तेजी से अपने घर आया और उसने 5वें आधे भरे घड़े में मुद्राओं को डाल दिया। अरे ये तो अभी भी नहीं भरा। अब मनसुख पहले से भी ज़्यादा कंजूसी करने लगा। जो भी धन कमाता उससे सोना खरीदकर घड़े में डाल देता, पर घड़ा पहले जैसा ही खाली रहा। ये देख मनसुख की चिंता और बढ़ गई। नाई को हर साल चिंतातुर देख एक दिन राजा कौशलेंद्र ने उससे पूछा, मनसुख क्या बात है, इतने दिनों से तुम कुछ परेशान लग रहे हो? महाराज, रुपए पैसों की बड़ी किल्लत रहती है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारा वेतन और बढ़ा देते। राजा कौशलेंद्र ने उसी दिन से मनसुख नाई के वेतन में बढ़ोतरी कर दी। कई दिन बीत गए। मनसुख अभी भी परेशान सा चलता रहा था। एक दिन, मनसुख, तुम वेतन बढ़ा देने पर भी चिंता में डूबे रहते हो, इसका क्या कारण है? कुछ नहीं महाराज। कुछ सोचकर कौशलेंद्र ने पुनः मनसुख से कहा, मनसुख, कहीं तुम्हें मुद्रा राक्षस ने 5 घड़े तो नहीं दिए? हाँ महाराज। 5वां घड़ा हमेशा खाली रहता है। हाँ महाराज, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मनसुख, बहुत दिन पहले जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे भी मुद्रा राक्षस ने ऐसे ही 5 घड़े दिए थे। 4 घड़ों में सोना था और 5वां आधा खाली था। तब आपने क्या किया महाराज? मैंने 5वें खाली घड़े को भरने के लिए अपना आधा खजाना खाली कर दिया, पर घड़ा वैसे का वैसा ही खाली रहा। तब मैंने राजगुरु विद्यानंद जी इस 5वें घड़े का रहस्य पूछा। तब मैंने राजगुरु विद्यानंद जी से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 5वां घड़ा तृष्णा का प्रतीक है। जैसे इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वैसे ही 5वां घड़ा भी खाली रहेगा। तब राजगुरु के कहने पर मैं जंगल में गया और मुद्रा राक्षस को उसके 5 घड़े वापस लौटा दिए। महाराज, यदि आपके आधे खजाने से भी तृष्णा रूपी 5वां घड़ा नहीं भरा तो मेरी क्या बिसात है? मैं भी मुद्रा राक्षस को उसके घड़े लौटा दूंगा।
मनसुख उसी समय मुद्रा राक्षस के पास गया और 5 घड़े उसे लौटा दिए। उसके बाद उसकी चिंताएं मिट गई और वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। राजा जयसिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात कनक सुंदरी ने आगे कहा, महाराज, मनसुख की तरह आपके मन में भी और यश प्राप्त करने की तृष्णा जाग उठी है। इंसान की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। इसलिए आप मेरा कहना मानिए और निरपराध राजाओं पर हमला करके चक्रवर्ती राजा बनने का ख्याल त्याग दीजिए। ये सुनकर कनक सुंदरी, मैं तुम्हें इतना बुज़दिल नहीं समझता था। तुम तो बहुत वीर एवं साहसी नारी थी। महाराज, वो तो मैं अभी भी हूँ, पर हर चीज़ के प्रदर्शन का एक उचित समय होता है। तुम कुछ भी कहो कनक सुंदरी, तुम्हारी कहानी सुनकर भी मैं अपना विचार त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं सबसे पहले कालागढ़ के राजा भानु प्रताप पर हमला करके उसे हराऊंगा। तुम उसकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। महाराज, समझाना मेरा फर्ज था। आगे जैसी आपकी मर्जी, आपको जो उचित लगे वही कीजिए। कनक सुंदरी उसी समय वहां से चली आई। वो मन ही मन सोच रही थी, अहंकार, इस समय तो तूने राजा जयसिंह पर विजय पा ली, पर मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। राजा भानु प्रताप से मिलने के पश्चात राजा जयसिंह के मस्तिष्क में से तुझे निकलना ही पड़ेगा। जिसने भी सुना राजा जयसिंह राजा भानु प्रताप से युद्ध करने जा रहे हैं, वो हक्का बक्का रह गया। महाराज को अचानक ये क्या सूझी? राजा भानु प्रताप से तो हमारी कोई शत्रुता भी नहीं है। अगले दिन ही अपनी विशाल सेना लेकर जयसिंह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। भगवान, मेरे पति को उचित राह दिखाना। रास्ते में जो भी छोटे मोटे राजा थे, जयसिंह उन्हें पराजित कर आगे बढ़ता चला गया। राजा जयसिंह, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। बहुत से राजाओं ने उनकी विशाल सेना देखकर बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। हारे हुए राजाओं की सेना भी जयसिंह की सेना में शामिल हो गई। अब देखता हूँ राजा भानु प्रताप मुझसे कैसे जीत पाता है। कई दिनों के बाद राजा जयसिंह की विशाल सेना कालागढ़ पहुंची। सैनिकों, राज्य को चारों ओर से घेर लो। जयसिंह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। तत्पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। राजा भानु प्रताप के गुप्तचरों ने उन्हें पहले ही जयसिंह के आक्रमण की सूचना दे दी थी। इसलिए राजा भानु प्रताप ने समय से पहले ही सेना को सुगठित कर लिया था। इसलिए जयसिंह की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। मर गया। कई दिन तक लगातार भीषण युद्ध होता रहा, पर जयसिंह की सेना युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सकी। उधर भानु प्रताप की सेना अडिग चट्टान की तरह खड़ी थी। महाराज, युद्ध में हजारों सैनिक प्रतिदिन हाथाहाथ हो रहे हैं, फिर भी फतह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सेनापति, तुम्हारे शब्दों से निराशा की बू आ रही है। युद्ध लड़ना कहरों के बस की बात नहीं है। इसलिए जो युद्ध से डर गए हैं वे लौट कर जा सकते हैं। केवल बहादुर सैनिक ही मेरे साथ रह सकते हैं। जयसिंह की ओजपूर्ण बातें सुनकर सैनिकों में नया जोश भर गया। नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि में दुश्मनों का वीरता के साथ सामना करेंगे। अगले दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। संध्या होने तक युद्ध होता रहा, मगर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उस रात जब राजा जयसिंह के सैनिक थके हारे अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, तो राजा भानु प्रताप की सेनाओं ने उन पर हमला बोल दिया। ओह, अचानक ये क्या मुसीबत सिर पर आ पड़ी। आनन फानन में राजा जयसिंह समेत सभी को बंदी बना लिया गया। महाराज जयसिंह, क्या अभी भी आप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है? नहीं, तुमने हमें धोखे से बंदी बनाया है, ये नाजायज है। युद्ध में सब कुछ जायज होता है महाराज, फिर भी हम तुमसे हार मानने को तैयार नहीं हैं। तब ठीक है, आज से आप और हमारी समस्त सेना हमारी कैद में रहेगी। इतना कहकर भानु प्रताप वहां से चले गए। राजा जयसिंह और उनके सैनिक अपने ही शिविरों में बंदी बनकर रह गए। राजा भानु प्रताप के सैनिक उनकी चौकसी कर रहे थे। ओह, ये क्या हुआ? अब हम महारानी कनक सुंदरी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हमें उनसे हार माननी पड़ेगी?
कालागढ़ से राजा जय सिंह और उनको सेना के लिए प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनकर आने लगा। महाराज भोजन कीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन राजा भानु प्रताप राजा जय सिंह के पास आए। राजा जय सिंह, मैं आपसे कुछ परामर्श करने आया हूँ। कैसा परामर्श? जय सिंह जी, 15 दिन तक लगातार आपकी विशाल सेना को भोजन कराने से हमारे राज्य में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे ये संकोच हो रहा है कि अब आपकी और आपकी सेना की कैसी अतिथि सेवा की जाए। अब केवल यही एक रास्ता है कि कल से हम यदि एक मुट्ठी अन्न लेंगे तो आप लोगों को 2 मुट्ठी अन्न उस तक कैसे मिलेगा? जब तक हमारे राज्य में अन्न रहेगा, आगे ईश्वर मालिक है। ये सुनकर महारानी कनक सुंदरी का कथन सत्य है। राजा भानु प्रताप हर हालत में मुझसे ज़्यादा वीर एवं बुद्धिमान है। हम इनके कैदी हैं, फिर भी इनको हमारा कितना ख्याल है। ये सोचकर जय सिंह का सिर लज्जा से झुक गया। राजा भानु प्रताप, आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं। अकारण युद्ध करके हमने आपको और आपकी प्रजा को संकट में डाल दिया है। हमें क्षमा कर दीजिए। हम इसी समय आपके सम्मुख अपनी हार स्वीकार करते हैं। राजा जय सिंह, अगर आप अब भी चाहें तो युद्ध पुनः जारी रख सकते हैं। वैसे युद्ध हमने शुरू नहीं किया था, पर युद्ध में पीछे हटना भी हमने नहीं सीखा है। भानु प्रताप जी, अब हमें और ज़्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। हमें अपनी मूर्खता पर खेद है। आपकी सहृदयता ने हमारा अहंकार चूर चूर कर दिया है। तब भानु प्रताप के आदेश पर राजा जय सिंह की बेड़ियां खोल दी गई। राजा जय सिंह जी, शत्रुता भुलाकर अब हम मित्र बन गए हैं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप एवं आपकी सेना कुछ दिन हमारे राज्य में रुककर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तब राजा जय सिंह और उनके सैनिकों को विशेष आदर के साथ कालागढ़ में ठहराया गया। उधर अहंकार महारानी कनक सुंदरी के प्रीतनगर में कह रहा था, महारानी, आपकी चतुराई के आगे मैं हार गया हूँ। न आप राजा जय सिंह को राजा भानु प्रताप से लड़ने भेजती और न राजा जय सिंह मेरा त्याग करते। आप जीत गई और मैं हार गया। अहंकार, मुझे खुशी है कि तुमने जल्द ही हार मान ली। अब भूल कर भी दोबारा प्रीतनगर की ओर ना आना। इतना सुनते ही अहंकार वहाँ से अदृश्य हो गया। उधर 5 दिन राजा भानु प्रताप के आतिथ्य में गुजारने के पश्चात, राजा भानु प्रताप जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा जय सिंह जी। राजा भानु प्रताप ने पूरे सम्मान के साथ राजा जय सिंह और उनकी सेना को विदा किया। प्रीतनगर पहुंचने पर महारानी कनक सुंदरी, तुम्हारी बात ही सच निकली। राजा भानु प्रताप ही इस पृथ्वी पर सबसे अधिक वीर एवं बुद्धिमान है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। महाराज, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास शीघ्र ही हो गया है। इसके बाद राजा जय सिंह पूरे ध्यानपूर्वक एवं समझदारी के साथ अपना राज्य चलाने लगे। उनकी प्रगति देखकर महारानी कनक सुंदरी अत्यंत प्रसन्न थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।